हेलो एवरीवन। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं जीएस के एनालिसिस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस बार के ऊपर लिखे हुए हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में कुछ तो वन लाइनर रहते हैं सीधे सीधे पढ़ने वाले, याद करने वाले। तो सबसे पहले है कि पृथ्वी शेखर ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है टेनिस से संबंधित। ये इनकी फ़ोटो लगी है। नेशनल इनकम को हम लोग एनएनपी से कैसे निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट से। तो इसमें जब सब्सिडी को जोड़ते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं तब निकलता है हमारा नेशनल इनकम। इसको याद ही करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के टॉपिक से वैसे भी है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा लाई गई थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में लाला लाजपत राय। इसके बाद स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, यानी कि स्लिम जापान के लोग होते हैं, तो जापान की है ये। क्या हुआ है, सक्सेसफुल टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस। लूनर मतलब चांद के सरफेस पे सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, टच कर लिया इन्होंने। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम, जापान के लोग स्लिम होते हैं। एशियाज लार्जेस्ट एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024, ये कौन से एयरपोर्ट में होना है, तो ये बेगमपेट का एयरपोर्ट में होना है। ये कहाँ पे है, बेगमपेट का एयरपोर्ट, ये हैदराबाद में होता है। यार मेरा बेगमपेट के चक्कर में बस आंसर सही हो गया था कि आंसर दिया गया था कि बेगमपेट में, और ये कौन से सिटी में है, तो हैदराबाद में है ये एशियाज लार्जेस्ट एविएशन इवेंट। उसके बाद ये दोनों डिटेल्ड वाला फिर से क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैसे शायद ये पूछा था कि 1820 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसके द्वारा लाया थी, ऑरस्टेड के द्वारा लाया गया था 1820 में। तो ये सन वाली चीज़ आई थी, तो सन वाले सारे रिवाइज कर लेते हैं। मैंने की सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ये कि 1798 में हेनरी कैवेंडिश लाए थे। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। बोलने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको जरूर करेक्ट कर दूंगा। बोलने में कभी कभी गलती होती है। लास्ट वीडियो में जो हुआ था जीएस के एनालिसिस में कुछ टॉपिक गलत हो गए थे, खासतौर से वो हैप्पीनेस इंडेक्स, उसका आंसर 126 है, और एक जो जीएसटी वाला बता दिया था गलती से उसका है 2017। देन 1808 में जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लाया था। 1817 में डोबेनर की लॉ ऑफ ट्रायड। 1865 या 66 जो आंसर ऑप्शन हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। 1869 में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव का टर्म है 101 पीरियोडिक टेबल में। 1896 में विलियम ओस्टवाल्ड मोल लाया था। 1913 में हेनरी मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 69th फिल्म फेयर अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो आलिया भट्ट है। बेस्ट फिल्म 12th फेल को मिला है। एंड बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विक्की कौशल, जो आखिरी पिक्चर आई थी वो डंकी। देन उसके बाद ये भी शॉर्ट फॉर्म है। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O6, याद करना है सीधे सीधे। मिंजर फेयर ये कहाँ पे होता है, हिमाचल प्रदेश में, चंबा, और कब होता है, सावन के महीने में होता है। ये तो जैसे एक फैक्ट है कि मिंजर फेयर कहाँ का है, चंबा का है। देन पार्ट 8 द यूटी या यूनियन टेरिटरी में है, तो इसमें 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल्स हैं। 239 में एडमिनिस्ट्रेशन है। 240 में प्रेसिडेंट यहाँ पे रूल बना सकता है, रेगुलेशन दे सकता है 240 में। 241 में हाई कोर्ट फॉर यूटी, एंड जो 242 था वो रिपील हो गया 7वें अमेंडमेंट से 1956 में। देन ये एक साइंस का एक टॉपिक था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज़, इसका सीधे सीधे आपको सिर्फ ये 2 टर्म याद करने हैं, बाकी सारे आप इसी से बना सकते हैं। एटॉमिक साइज़ ऊपर से नीचे आने पे ग्रुप में बढ़ता है। पहले में 1 रिंग होती है, दूसरे में 2 रिंग हो जाती है, तीसरे में 3 रिंग हो जाती है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वे में बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी भी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, बस आपको इतना याद रखना है। तो इसी के अपोजिट जब पीरियड में चलेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो यही दोनों चीज़ें डिक्रीज वे में चलेंगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी, जब इसी के अपोजिट सब कुछ होता रहेगा, कि मतलब आयोनाइजेशन ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज़ करता है तो इधर इंक्रीज़ करेगा। इलेक्ट्रिकल निगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज़ करती है तो इधर इंक्रीज़ करेगी। एफिनिटी अगर बोले तो इधर से ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज़ करेगी और इधर आके इंक्रीज़ करेगी। तो इसमें बस इतना ही है कि अगर आपने ये दोनों याद कर लिए, खाली इसलिए मैंने इसी को हाईलाइट किया, सिर्फ ये दोनों याद करना है, तो आपके बाकी अपने आप। एटॉमिक साइज़ ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और पॉजिटिविटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, बस इतना याद करना है इसमें। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 में आई थी। इसमें क्वेश्चन आया था कि मिनिमम एज से लेकर मैक्सिमम एज तक का कितना है, तो 18 साल से 70। नॉर्मली हम लोग का दिमाग 18 से 60 जाएगा, बट 18 से 70 है इसका आंसर। बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले कब लड़ा गया था, 1757। पूरी डेट नहीं याद करनी है, वैसे तो एक्चुअल डेट 23 जून 1757 है। किसके किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये पता होना चाहिए, और सिराजुद्दौला उस समय नवाब ऑफ बंगाल था।
इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, इसी कारण से हुआ था। पिछले साल मतलब 1757 से पिछले साल 1756 में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मतलब कुछ लोगों को बंदी बना दिया गया था कलकत्ता में, कहाँ पे, फोर्ट विलियम में, जहाँ पे उनकी मौत हो गई थी। उसी कारण से नेक्स्ट ईयर रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी कारण यही था। तो इसमें जो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, इसने इसको धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और ये जाके इससे मिल गया था रॉबर्ट क्लाइव से, कि रॉबर्ट क्लाइव ने इससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको नेक्स्ट रूलर बनाऊंगा, यहाँ का बंगाल का नवाब बनाऊंगा। इस वजह से मीर जाफ़र ने इसको धोखा दिया था सिराजुद्दौला का, इस वजह से सिराजुद्दौला हार गया था। तो इसमें तो इतने फैक्ट हैं इस वाले बैटल ऑफ प्लासी में। कभी बक्सर आएगा तो बक्सर के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। और ये जस्ट एक क्विक वे में रिवीजन है, इसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं, बस याद करने के पर्पज़ से ही है, ठीक है। तो इसको बार बार ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में बताएंगे हम, उसके लिए परमार सर हैं आपके पास, ठीक है। लोकल विंड, सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये कहाँ से आते हैं, ये भूमध्य सागर से उठ के आते हैं, पंजाब की तरफ में आते हैं। लू पंजाब से लेके ये बिहार तक पूरी चलती है, हमारे यूपी में चलती है। नॉर्थ वेस्टर को नॉर्थ एंड वेस्ट मत समझना, नॉर्थ वेस्टर इधर से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये, असम से होते हुए, मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, ये बंगाल की तरफ जाते हैं, झारखंड की तरफ जाते हैं, जिसमें असम में इसको बारदोली चीरा बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। और चेरी ब्लॉसम, ये कहाँ का है, चेरी ब्लॉसम है कर्नाटक का, और मैंगो शावर होता है कर्नाटक और केरला दोनों में बोला जाता है। तो मैचिंग आई थी इस पर क्वेश्चन, लू था, चेरी ब्लॉसम था, मैंगो शावर था, और शायद नॉर्थ वेस्टर भी था। तो ये हो गया। उसके बाद भरतनाट्यम और कथक दोनों कंप्लीट है। पहले भरतनाट्यम कर लेते क्योंकि ये बहुत मतलब ये रिवाइज़ कर रहे हैं, पहले भी आ चुका है। तो एक क्वेश्चन का भी आया था कि ये वज़वू डांस स्टाइल ये किससे संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। परमार सर्किट लिखे याली तो कि भरत अलार्म बजने पर रुक्मिणी देवी जी के पैर पद्म छूकर मीनाक्षी के सारे भाई को लेकर कृष्ण बाल लीला देख कर आया और फिर सो गया। यानी कि अलरमवेली, रुक्मिणी देवी अरुंदले, पद्म सुब्रमण्यम, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, साराबाई दो हैं, मृणालिनी साराबाई, मल्लिका साराबाई। तो मल्लिका साराबाई कुचिपुड़ी से हैं और मृणालिनी साराबाई कथकली से भी हैं। तो याद करने के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, किसी का नाम नहीं बिगाड़ रहा हूँ। तो मालपुआ होता है ना, खाने की चीज़ होती है, तो माल पूड़ी मतलब पूड़ी बोल सकते हैं। तो मल्लिका साराबाई हैं कुचिपुड़ी से संबंधित। देन यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, सोनाल मानसिंह, ये ओडिसी से भी संबंधित हैं। भरतनाट्यम प्लस ओडिसी ऐसे है। अब अगर कथक की बात करें तो क्वेश्चन था कि कथक का मतलब फ्यूज़ अदर डांस के साथ किसने किया। यहाँ पे और ऑप्शन दिए थे, मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कथक को अलग और डांसों के साथ किसने फ्यूज़ किया, मतलब मिलाया है, मिक्स किया है। तो उसका आंसर है शोभना नारायण। तो शोभना नारायण हो गए कथक की एक्सपोनेंट। तो एक तो छोटी सी ट्रिक ये है कि नारायण की सुंदर गंगा बहती है यूपी में, नारायण की सुंदर गंगा, सुंदर प्रसाद गंगा बहती है यूपी मतलब कथक हो गया। और एक वासुकी आप याद कर सकते हैं, मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है बस ये। वासुकी बोले तो वी से विद्या गौरी अदाकारा, ए से अस्थाना सिस्टर्स, एस से सितारा देवी, यू से उमा शर्मा एंड के से कुमारी कमला। आई यहाँ पे है नहीं, बस मैंने वासुकी ऐसे बोलने के लिए निकाला कि वासुकी मतलब आपको कथक पे जाना है। तो विद्या गौरी जो अदाकारा हैं ये जयपुर घराने से संबंधित हैं, अस्थाना सिस्टर बनारस घराना से, और इनको 2022 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। और आप लोग के कुछ क्वेश्चन है कि झावेरी सिस्टर किस क्लासिकल डांस से संबंधित, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, दो सिस्टर्स हैं, एक अस्थाना सिस्टर्स होंगे कथक के लिए और झावेरी सिस्टर आप कमेंट करके बताइएगा। देन है इंडस रिवर सिस्टम। इससे पहले गंगा का और ब्रह्मपुत्र का भी कवर हो चुका है, गोदावरी हो चुकी है, नर्मदा तापी हो चुकी हैं, और भी जो शायद कावेरी भी हो चुकी है। हाँ, कृष्णा बची है खाली अभी तक, कृष्णा और महानदी 2 नदियाँ बची हुई हैं, वो भी कभी ना कभी कवर हो ही जाएंगी। देन इसके बाद इंडस रिवर। सबसे पहले इसमें क्या, इंडस रिवर निकलती कहाँ से है, तो इंडस रिवर निकलती है बोखारचू ग्लेशियर से, लेक मानसरोवर, माउंट कैलाश, तीनों ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। माउंट कैलाश के लेक मानसरोवर से, बोखारचू ग्लेशियर से ये इंडस रिवर ऐसे ऐसे निकलती है, ये ऊपर जा रही है, पूरी पाकिस्तान में फिर एंटर करती है यहाँ पे। देन इसके बाद इससे 5 नदियाँ हमारी मिलती हैं। सबसे पहले ये झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग लेक से, श्रीनगर के पास में जो वुलर लेक है वो श्रीनगर में, वो इसी से बनी हुई, झेलम से ही। झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन ब्यास, देन सतलज। मेन चीज़ें सीधे सीधे याद करते हैं कि सतलज कहाँ से निकलती है, राजस्थान से। दोनों ये जो निकलती हैं ये तिब्बतन प्लेटो के मतलब तिब्बत के पठार से वहाँ से निकलती हैं, राजस्थान से सतलज निकलती है। देन ये आके, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सी इंडस रिवर में रिवर है जो इंडिया में शुरू होकर इंडिया में ख़त्म हो जाती है, तो वो है ब्यास। ब्यास यहाँ पे चल के सतलज में मिल के यहीं इंडिया के अंदर ही मिल जाती है, और ये जो आगे जाती है इसका नाम सतलज होता है। चेनाब कहाँ से निकलती है, तो चेनाब जो है वो बारालाचा जो पास है वहाँ से निकलती है। रवि कहाँ से निकलती है, रवि निकलती है रोहतांग पास के पास से।
आर से रवि, आर से रोहतांग पास। और जो पांचों नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसको बोलते हैं पंचनाद। पंच मतलब 5 नदियाँ, और आद, आद जो वर्ड होता है 2 आप, वैसे तो आप वर्ड होता है जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं। देन आगे जाके ये इंडस रिवर से मिल जाती है, देन ये चली जाती है अरेबियन सी की तरफ। देन इसमें जो पुराने नाम है वो पूछे जाते हैं कि झेलम का मतलब पुराने समय में क्या नाम था, तो वितस्ता, चेनाब का अस्किनी, वितस्ता अस्किनी, रवि का पुरुषनी, ब्यास का विपासा और सतलज का सतुदरी। कैसे याद कर सकते हैं, तो पहले इजी वाले कि रवि रवि एक पुरुष का नाम होता है तो पुरुषनी हो गया, ब्यास विपासा, इसको वी की जगह बी बोले विपासा, सतलज सतुदरी, सा से सतलज, सा से सतुदरी। खाली ये झेलम और चेनाब पे कन्फ्यूज़न होता है। तो छेनाब खाएंगे, ऐसा पूछ सकते हैं, छेना आस्क कर रहा हूँ तो मैंने इसको ऐसे याद करा, एक ही याद करो, छेनाब तो आस्क नहीं हो गया और झेलम वितस्ता। और इंडस का तो सिंध याद रहता है कि इंडस का सिंध है। और एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी कि जो आईजेसी बोले तो इंडस, झेलम और चेनाब इसका पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और रवि, ब्यास और सतलज इसका पानी इंडिया यूज़ करेगा। किस फेम में कि मतलब इन 3 का पानी 80% पाकिस्तान यूज़ कर सकता है और इसका 20% पानी इंडिया यूज़ कर सकता है। सेम वाइसे वर्सा कि रवि, ब्यास और सतलज में 20% पानी पाकिस्तान यूज़ कर सकता है और 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा। तो इतना फैक्ट था इंडस से रिलेटेड। देन इसके बाद अब है इल्तुतमिश एंड रज़िया सुल्तान। तो ये स्लेव डायनेस्टी का पार्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अब इल्तुतमिश आता है ना। तो 1211 से लेके 1236 तक का इल्तुतमिश। सबसे पहले इसने सुल्तान का टाइटल लिया था। बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, क्यों, इसीलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। वो अपने आप को स्लेव मानता था बट ये नहीं मानता था। उसके टाइम पे जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, बट इसने कैपिटल लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली लाया था। इसी वजह से इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अगर रियल फाउंडर आएगा तो है इल्तुतमिश, और इसको सुल्तान का टाइटल इसने लिया था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बैटल ऑफ तराइन थर्ड इसी के टाइम पे हुआ था और इसी से ही हुआ था। इल्तुतमिश ने यलदौज को हराया था। यलदौज आप बता सकते हैं कौन है? अगर आप पॉज करके कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं वैसे बता देता हूँ। ये मोहम्मद गौरी जो आया था उसी में से एक स्लेव था। एक ऐबक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी था, एक यलदौज भी था। तो उसी के स्लेव को मतलब गौरी के स्लेव को इल्तुतमिश ने हरा दिया था। तो बैटल ऑफ तराइन थर्ड हुआ था। और फिर कमेंट करके आपको बताना कि बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड सेकंड कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। उसके बाद 1221, ये इसी का टाइम टेन्योर चला ना, 1211 से 1236 तक। 1221 में गेंजीज़ खान या जेंगीज़ खान आया था, मंगोल रूलर। इसका आगमन हुआ था इंडिया में। पहली बार कब आया था जेंगीज़ का मंगोल रूलर, तो वो आया था 1221 में। इसने क्या क्या स्टार्ट किया था? इक्तेदारी सिस्टम में स्टार्ट किया था। सिल्वर कॉइन, टंका, जीतल, 2 कॉइन, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर को टंका कहते थे, कॉपर को जीतल। जीतल बोले तो पीतल, पीतल कॉपर कह सकते हैं। और इसने तुर्कवे चहलगनी, बस इसको याद करिए, दल 40, 40 लोगों की एक टीम, 40 लोगों के बॉय मतलब वो बॉडी गार्ड वो बना लिए थे। चहलगनी बोलते थे, दल 40 बोलते थे, जो इसकी हिफाजत के लिए रहते थे। इसका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह और बेटी का नाम था रज़िया सुल्तान। अब इसमें इतना कॉन्सेप्ट जाने की ज़रूरत नहीं, बस सीधे सीधे समझ लीजिए रज़िया सुल्तान ने इसको हरा दिया था। नेक्स्ट रूलर बनने का मतलब बेटा बनता है ना नॉर्मली तो, बट रज़िया सुल्तान बनाई गई थी क्योंकि ये लायक नहीं थे, ये लायक थी, तो इस वजह से रज़िया सुल्तान बनाई थी। तो अगली जो रूलर बनती हैं वो रज़िया सुल्तान बनती हैं। तो रज़िया बेगम का बस 4 साल ही कार्यकाल चला था। 1211 चल गया, 1236 तक इसका। इल्तुतमिश 1236 में मर गए थे। देन 1236 से लेकर 1240 तक रज़िया बेगम, फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, किल्ड बाय दल 40। दल 40 में से किसी एक लोगों ने इनको मिल के मरवा दिया था। मतलब दल 40 के द्वारा मरे। कहाँ पे? कैथल हरियाणा में है। और इनका टॉम कहाँ है? चांदनी चौक दिल्ली। देन इसके बाद क्या है? सेंसस। सेंसस तो रिवाइज़ करेंगे इसको बहुत तेज़ी में, एक बार कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये कौन सा नंबर का सेंसस है? 15वें नंबर का सेंसस है। इंडिपेंडेंस की बात करें तो 7 नंबर का हो जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा स्टार्ट हुआ था पहली बार, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। कंप्लीट सेंसस कब हुआ है? तो कंप्लीट सेंसस 1881 में रिपन के द्वारा में हुआ है। तो रेड लाइन का मतलब है हाईएस्ट और ग्रीन लाइन का मतलब है लोएस्ट। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में, सबको पता है। और सबसे कम कहाँ पे? सिक्किम के। बट अगर सीक्वेंस का भी पूछ ले तो यूपी के बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, ना कि यूपी की तरह बिहार है। और सबसे कम स्टेट यूटी में, तो लक्षद्वीप में सबसे कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले ओवरऑल तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे ज़्यादा कहाँ की है? बिहार की है, 1106। सबसे कम 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और अरुणाचल प्रदेश में, यह स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया, आसमान से पूरा मेघालय ढका हुआ, ये मेघालय हो गया, ये सिक्किम हो गया, नागमणि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। देन लिटरेसी रेट, पूरा क्वेश्चन जो आया था वो लिटरेसी रेट पे आया था। वो तो शायद इस बार वाले मॉक में आया था, मुझे याद नहीं किस में आया था।
मतलब कोई तो था। तो ओवरऑल कितना है, 74% है इंडिया का लिटरेसी रेट, जिसमें से मेल का है 82% एंड फीमेल का है 65.46%। सबसे हाईएस्ट कहाँ का है, नॉर्मल स्टेट की अगर बात करें तो 93.9% यानी कि 94% है केरला का, और सबसे कम है बिहार का 64% के करीब। यूटी की अगर बात करें सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप का 91.85 यानी 92%, और सबसे कम है दमनदीप का 76। इसके याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करें सबसे कम है दमनदीप का। अर्बन एरिया का है 87.7, रूरल का है 73.5। ये फैक्ट आपको याद ही करने पड़े, कभी कभी वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेल और फीमेल के बीच का गैप कितना है, तो इसीलिए ये वाले फैक्ट तो आपको सीधे सीधे याद ही करना है, इसमें कुछ अलग से कोई ट्रिक नहीं बन सकती है। अब सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है केरला की 1084 फीमेल अवेलेबल है 1000 मेल्स पे, और सबसे कम है हरियाणा की 879 फीमेल्स अवेलेबल हैं 1000 मेल्स पे। यूटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पुडुचेरी 1037, और सबसे कम है दमनदीप। यानी कि सेक्स रेशियो में दोनों में कम हो गया, यूटी में सेम है, दमनदीप दोनों तरफ आंसर है। और लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो में सबसे हाईएस्ट स्टेट की बात करें तो दोनों का आंसर केरला है। इसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 1000 बच्चों लड़कों के बीच में कितनी फीमेल है, 919। तो ये आंकड़ा जो है घट गया है, 2001 में ये 927 था, अब 919 है 2011 के अकॉर्डिंग फीमेल। तो ये एज ग्रुप पे पूछा जाता है कितने से लेके कितने एज ग्रुप, तो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों का होता है। सबसे कम हरियाणा का है 834, और सबसे ज़्यादा मिज़ोरम का है। इस पर कभी क्वेश्चन वैसे आया नहीं, बट आप याद कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यही आखिरी टॉपिक है। तो सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैंने आर्टिकल सारे लिख दिए हैं। सबसे पहले तो ये पार्ट 5 का पार्ट है, पहले इसके फैक्ट पढ़ लेते देन आर्टिकल याद करते हैं। इसके फैक्ट ये कुछ ये लिखे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है एग्जिस्टेंस में कब से आया था, तो 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की डेट आपको याद है, रिपब्लिक डे स्टार्ट हो गया था इस दिन से, तो उसके 2 दिन बाद से सुप्रीम कोर्ट काम करने लगा था। पार्ट 5 का पार्ट है ये, ठीक है। सैलरी चार्ज होती है कॉन्सोलिडेटेड फंड से इसकी, ठीक। इसमें स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 33 + 1 यानी कि 34 जजेस बैठते हैं, जिसमें जो एक होता है वो होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मिनिमम एज फॉर जजेस, ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं ऑली बोर्ड का मॉक ये लेटेस्ट वाला 13-14 अप्रैल का दे चुका हूँ, उसमें क्वेश्चन आज आया था, तभी मैं कह रहा था, मैंने कि नोट्स बना लिए थे ना, तो मुझको इसलिए याद था कि कोई भी एज डिसाइड नहीं है मिनिमम एज की। तो टेन्योर पूछा गया था ना, यही एक स्टेटमेंट थी, तो इसका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन हाँ एज लिमिट है कि 65 साल तक ही काम करेगा। ये नहीं कि आपको 4-5 साल तक ही काम करना है, ऐसा नहीं, 65 साल तक की मैक्सिमम एज है, बट टेन्योर कोई फिक्स नहीं है। तभी आज मैंने कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, तो जब ऑली बोर्ड का मौका था, यानी सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से रिवाइज होगा अगले बार जीएस के एनालिसिस में। रेट आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट लागू करता है एंड 226 के द्वारा हाई कोर्ट लागू करता है। तो नॉर्मली तो रेट आपको याद होंगी, लेकिन मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मतलब हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा रेट होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 रेट लगाता है, हाई कोर्ट 6 रेट लगाता है, आपको बतानी है वो एक्स्ट्रा वाली रेट कौन सी, कमेंट करके, ठीक है। देन अब आर्टिकल पढ़ते हैं। तो आर्टिकल जो 124 से लेकर 147 तक के होते हैं, मैंने सारे तो लिखे हैं वैसे तो, मेरे को छोड़ भी दिए, जैसे 128 छोड़ दिया है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही हाईलाइट किए हैं, तो आपको सिर्फ वही याद मेजर करने हैं। तो 124 से चलते हैं। तो 124 सबसे पहले आ जाएगा, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का, तो इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ, सैलरी डिसाइड करिए अगले वाले में। 126 में एक्टिंग CJ, जो सबसे पहला आता है इंपॉर्टेंट वाला 127 नंबर का, एड हॉक जजेस 127 में है। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। देन 130 में आता है इसकी सीट दिल्ली में है, यह आता है 130 में। 131 में आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, 131 में आता है ओरिजिनल। देन 132, 133, 134 में आता है एपीलीट ज्यूरिडिक्शन, अपील के बेस पे। तो 132 में होता है सर्टेन केसेस, 133 में होता है सिविल केसेस, और 134 में होता है क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर, जिसमें से ये जो होता है ये 2 आते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट की तरफ से। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, बस याद करने के बाद, लेकिन जो हाईलाइटेड है ना ये येलो वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 135 ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 137 वाला जैसे आया है, 131 आया है, 129 आया है, 127 आया है। 140 एंसिलरी पावर्स। 141 मैंने बताया था ना कि 1 और 1 4 को बाइंड करते हैं, मतलब जो भी ये लॉ निकालेगा वो सभी कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 142 में जो भी इसने ऑर्डर निकाले उनका इन्फोर्समेंट है। 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट जो सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, आपके लिए क्वेश्चन है, जो प्रेसिडेंट सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होती है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है, क्या प्रेसिडेंट को वो बात माननी होती है कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है, यस और नो। 144 जो है, मतलब इसको मैंने 4 और 4 1 को सपोर्ट करेंगे, मतलब 1 का मतलब सबसे टॉप का नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे भी 1 था ना, नंबर 1 सबको बाइंड कर रहा है। 4 को सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी, सब जो हैं सुप्रीम कोर्ट की हेल्प में लगे रहेंगे, मतलब कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प करेंगे वो। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट्स,
तो इतने थे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट वाले आप जरूर याद कर लें। 127 एड हॉक जजेस, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट, 140 एंसिलरी पावर, 141 बाइंडिंग होएगा सारे कोर्ट्स पे, 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 144 सिविल मतलब सब लोग हेल्प करेंगे कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट के, और 145 रूल ऑफ कोर्ट्स। और ये क्वेश्चन आ रहा था, ये स्टेटमेंट डाला सीधा था कि अ 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब 11 दिसंबर 2023 को एब्रोगेशन हो गया कौन से आर्टिकल को, तो जम्मू कश्मीर से आपको सीधे सीधे आंसर आर्टिकल 370 लगाना था और आर्टिकल 35A। और इसमें भी एक ये पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एट लीस्ट 5 मेंबर होते ही हैं, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 5 होंगे, तो 5 मेंबर की ही बैठी थी। तो ये हो गया आपकी जीएस एनालिसिस कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपके ऊपर है कि आप उसको कमेंट करके बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें वो आपकी चॉइस है। एंड इसकी जो PDF है वो शेयर होगी जो ग्रुप बनाया पेड वाला, उसमें अलग से। एंड उसको अगर कैसे एक्सेस करना है उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक टेलीग्राम यूज़र ID है, वहाँ पे कमेंट करके एक्सेस का पता कर सकते हैं कि कैसे एक्सेस करना है। और क्यों पेड रखी थी उसका भी रीज़न मैंने टेलीग्राम में बताया, वो वहाँ पे पिन कमेंट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड नहीं तो फिर आप वीडियो देख के रिवाइज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने नोट्स भी खुद बना सकते हैं, वही काफ़ी। इसमें जैसे कि सेंसस की अगर बात करें तो सेंसस हो गया, लोकल विंड्स हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये रिपीटेड कुछ टॉपिक्स है, कुछ नए नए टॉपिक्स में हमेशा जुड़ते रहते। तो आई होप कि आपको कुछ रिविज़न हो गया होगा इस बार। तो जो अगली आएगी उसको मैं इस हफ्ते में कंप्लीट करता रहूँगा, नेक्स्ट वीक तक का कंप्लीट करके आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।